नमस्कार विद्यार्थियों, मैं स्वागत करता हूं संजय रोयल आपका इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो हम क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम में जो चैप्टर 7th हम पढ़ रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब पीछे वाली क्लासेस तक हमने तत्वों का जो वर्गीकरण किया जाता है, एलिमेंट्स जो है उनका क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में पढ़ा था। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने स्टडी की थी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है टोटल 18 ग्रुप में। 18 ग्रुप जो है वो उसमें बनाए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और पीरियड्स के बेसिस पर देखें, जो वर्टिकल लाइंस होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनके अकॉर्डिंग देखें तो उनको डिवाइड किया गया है 7 पीरियड्स में। तो 7 पीरियड हैं। अब 7 पीरियड जो है उसमें से जैसे ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, इनके बीच में 10 और आ जाते हैं, वो जगह छोड़ी हुई है लेकिन हम लगातार देख रहे हैं। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से ये दिए हुए हैं। अब इनको जो है वो अरेंज किया गया है इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इनकी जो पोजीशन है उसको निकालते हैं हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से। ये जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो एक पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि हम देखें, एक पीरियड या फिर एक जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में एटॉमिक नंबर और उसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज होता है। और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने के साथ साथ एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी में भी क्या आता है, चेंज आता है। वही क्या कहलाता है, पीरियोडिसिटी इन ए प्रॉपर्टीज। दो द चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स नोन एज ए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नोन एज पीरियोडिसिटी इन ए प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पर कई अलग अलग प्रॉपर्टीज जो हैं, 7-8 प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम एलिमेंट की जो है वो स्टडी करते हैं, वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब सबसे पहली चीज हम इन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो 3 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये चीजें देखेंगे। पहली चीज वो प्रॉपर्टी है क्या, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। सेकेंड वन जो है वो होगा उसमें चेंज कैसे आता है एक पीरियड में, और थर्ड वन उसमें चेंज कैसे आता है एक ग्रुप में। तो उसके अकॉर्डिंग इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हम किसे कहेंगे, तो उसके लिए एटम जो है उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखें। एटम के बीचों बीच सेंटर में जो है वो एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और उसके अराउंड चारों ओर एक डेफिनेट रेडियस जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनमें प्रेजेंट होंगे, और इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन जहाँ पर जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में ये अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट जो है वो इस तरह से ऑर्बिट या सेल ये कहलाते हैं। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, अलग अलग एटम में ये अलग अलग टाइप से होंगे। अब आउटर मोस्ट सेल जो होता है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसको हम कहते हैं वैलेंसी सेल। अब इसके बेसिस पर इसको हम डिफाइन करते हैं। इन सेल्स में है इलेक्ट्रॉन और अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें है प्रोटॉन। और जैसा कि हम जानते हैं दो अलग अलग चार्ज जो हैं, दो डिफरेंट चार्ज जो हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, या अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो काम करता है। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और यही अट्रैक्शन जो है वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इस बेसिस पर हम सीधा सा ये डिफाइन कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ न्यूक्लियस that applies on the electrons of outermost cell से इलेक्ट्रॉन और electrons of the outermost cell, यानी न्यूक्लियस के द्वारा इफेक्टिव होने वाला जो चार्ज है, जो अट्रैक्शन है, जो इफेक्टिव होता है या प्रभावी होता है या अप्लाई होता है किस पर, आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर, उसे ही हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी सीधा सा है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्स है वही क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। अब हम बात करते हैं एक चेंज जो आता है इसमें एक पीरियड में, उसकी हम बात करते हैं। तो
एक पीरियड में जब भी हम आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वो हमेशा बढ़ा जाता है किस साइड से किस साइड है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। तो व्हेन वी मूव इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द वैल्यू ऑफ ENC, द वैल्यू ऑफ ए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, बढ़ती है। एक पीरियड में ENC की वैल्यू जो है वो बढ़ती है, और एक ग्रुप जो है उसमें ENC वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है या फिर घटती है। और एक ग्रुप में हम हमेशा ही बढ़ते हैं किस ओर से किस ओर, टॉप टू बॉटम, यानी हमेशा ही ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाता है एक ग्रुप में। अब उसका कारण जो है उसकी हम बात करते हैं। इन ए पीरियड द वैल्यू ऑफ ENC इंक्रीजेज, बिकॉज कारण जो है वो क्या रहेगा, बिकॉज द एटॉमिक नंबर ऑफ इन ए पीरियड इज इंक्रीजेज, so that the number of electrons that present in the outermost cell of the present in the outermost cell is also increases। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेज, एंड बाय विच, इस कारण से यदि हम देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेज, सो द अट्रैक्टिव फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटरमोस्ट सेल इज आल्सो इंक्रीजेज, यानी अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, और यही अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स वही ENC है। तो सीधी सी बात हो गई, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका सीधा सा कारण ये हो गया कि यहाँ पर हम देखें, जैसे इस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो इस ग्रुप में यहाँ पर देखें तो पहले प्रोटॉन जो है वो कितने हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 और यहाँ 1। आगे जैसे ही इसमें आए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 2, आगे गए तो 3, आगे गए तो 4, आगे गए तो 5, 6, 7, 8, इस तरह से बढ़ रहे हैं। और इस सेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इसमें जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, वैसे वैसे इनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो ENC वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो द ENC वैल्यू इन ए पीरियड इज इंक्रीजेज व्हेन वी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल also increases, so the attraction force between the outermost cell of the electrons of outermost cell and a nucleus is also increases। तो ये हो गया इसके बढ़ने का कारण। अब एक ग्रुप में आए, when we moves from top to bottom in a group then the value of ENC is decreases, because कारण देखें उसको हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, पहला ये ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इस तरह से व्यवस्थित हैं। अभी उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पर पहले हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इस तरह से है, हाइड्रोजन का ये न्यूक्लियस और इसके बाहर ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट सेल जो फर्स्ट है। लिथियम में देखें तो ये न्यूक्लियस और इसके बाद में इसके बीच में जो है, इसके बाहर जो हो गया ये सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस और फिर ये सेल। पोटेशियम ये न्यूक्लियस और ये फिर सेल। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब आउटरमोस्ट सेल जो है वो कहाँ जा रहा है, न्यूक्लियस से दूर, यानी डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल की वो बढ़ती जा रही है। इसमें आउटरमोस्ट सेल पहला ही था, इसमें सेकंड हो गया, इसमें थर्ड हो गया, इसमें फोर्थ हो गया। तो ये दूरी जो है, डिस्टेंस जो है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और नॉर्मल सीधी सी बात है, दो चीजें, 2 सबस्टांसेस या पदार्थ जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जब डिस्टेंस बढ़ती है तो वो अट्रैक्शन जो है वो उनका क्या होता जाता है, कम। जैसे 2 चुंबक हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो वो अट्रैक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है, और इस कारण से ENC वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है किसमें, एक ग्रुप में। तो इसका कारण क्या निकला, ENC वैल्यू डिक्रीजेज इन ए ग्रुप बिकॉज द डिस्टेंस
distance between nucleus and a outermost cell is also increases. So why? Because the increases in distance, the attraction force between nucleus and outermost cell is a decreases, और यही जो है वो उसके घटने का कारण हो गया। तो ये ENC या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ। अब बाकी सारी चीजें जो हो वो इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर हम डिफाइन करेंगे या समझेंगे, तो इसलिए इसको ध्यान में रखें। सीधा सा है, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वही क्या है, ENC, और एक पीरियड में ये इंक्रीज होता है, क्योंकि एक पीरियड में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, आउटरमोस्ट सेल में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, इसके कारण से उनका अट्रैक्शन बढ़ता है। और एक ग्रुप में ये डिक्रीज होता है ENC वैल्यू। कारण उसका ये है कि ग्रुप में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक नया सेल ऐड हो जाता है, और नया सेल ऐड होने के कारण से न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और वो डिस्टेंस बढ़ने के कारण से ENC वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी जो है उसकी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है एटॉमिक साइज, या कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस जो है उसको हम सीधे सीधे डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एटॉमिक रेडियस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। वैसे एटॉमिक रेडियस जो वो होगी क्या, पहले तो वो चीज़ देखें। एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है कि एक एटम जो उसका सेंटर मान सकते हैं हम न्यूक्लियस को, या मान क्या सकते हैं उसका सेंटर होता ही न्यूक्लियस है, और उसके बाहर की तरफ होते हैं ऑर्बिट या सेल, और आउटरमोस्ट सेल जो है उसको हम उसकी पेरिफेरी मान सकते हैं उस एटम की। और एक स्फेयर जो होता है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होती है, उसके न्यूक्लियस और उसके पेरिफेरी के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उसकी रेडियस कहते हैं। वैसे ही एटम हो गया, एटम में उसका सेंटर है न्यूक्लियस और उसकी पेरिफेरी आउटरमोस्ट सेल। तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज ये हो गई। तो एटॉमिक साइज ये ही हुआ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस, यही क्या है, एटॉमिक रेडियस से कहलाई। अब एटॉमिक रेडियस जो है वो नॉर्मली हम सीधे सीधे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉर्मली एटम जो है वो फ्री स्टेट में मिलते ही नहीं है। एटम जो है वो क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, और उसके कारण से यदि हम देखें तो उसके कारण से ये चीज़ निकल कर आती है कि एटम का जो डिटर्मिनेशन करना होता है एटॉमिक रेडियस का, वो हम सीधे नहीं कर सकते हैं। तो इनको मॉलिक्यूल के बेसिस पर ही एटॉमिक रेडियस जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है, और इसके बेसिस पर ये तीन टाइप की होती है। एक होती है कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, या जिसको हम RC से रिप्रेजेंट करते हैं, कोवेलेंट C यानी कोवेलेंट, R यानी रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, एक होमोजेनस मॉलिक्यूल जो है, होमोजेनस मॉलिक्यूल जिसमें हम कह सकते हैं H2, N2, O2, इस तरह से, इसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, जो एक दूसरे को काटते हुए हैं, इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। इनका जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस इनके बीच की डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लिया और उसके बीच में उसका हाफ कर दिया, तो वह जो हाफ आएगा वो क्या है, कोवेलेंट रेडियस। तो द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ ए कोवेलेंट होमोजेनस एटम नोन एज कोवेलेंट रेडियस। इसके बाद में बात करें दूसरे, कुछ ऐसे भी एटम होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं होते हैं, जो नॉन बॉन्डेड होते हैं, लेकिन नॉन बॉन्डेड होते हुए भी वो सॉलिड स्ट्रक्चर जो है वो शो करते हैं। उनके बीच की जो रेडियस है, उनकी रेडियस है वो RW, वांडरवाल रेडियस है, उसके थ्रू निकाले जाते हैं। उसमें वो एटम जो है वो इस तरह से जुड़े हुए हैं जो एक दूसरे की पेरिफेरी को टच कर रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। इनके न्यूक्लियस के बीच की रेडियस का हाफ जो है वो क्या होगा, वांडरवाल रेडियस। अब वांडरवाल रेडियस में पेरिफेरी टच करती है, कोवेलेंट रेडियस में पेरिफेरी एक दूसरे को कट करती है, इसलिए इतनी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसलिए वांडरवाल रेडियस की वैल्यू हमेशा ही कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, हाई होती है या मोरे होती है। अब इसके बाद में तीसरी जो है
वो टाइप हम बात करते हैं रेडियस की, वो है मेटेलिक रेडियस। अब मेटेलिक रेडियस जो है वो क्या होगी उसकी बात करें। मेटेलिक रेडियस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, RAM से, रेडियस मेटेलिक। अब इसमें देखें तो कई एटम जो है वो क्रिस्टल लेटस के रूप में पाए जाते हैं, जैसे आयरन, गोल्ड, इस तरह के जो मेटल हैं वो। अब इनमें एक लेटस, एक क्रिस्टल लेटस में देखें तो दो अलग अलग एटम जो हैं उनके बीच की न्यूक्लियस है, ये उनका जो न्यूक्लियस है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकाल ली और उसका हाफ कर लिया, तो वो क्या हो जाएगी मेटेलिक रेडियस। तो इसको तीन प्रकार से शो हम कर सकते हैं, कोवेलेंट रेडियस, नॉन वंडरवाल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस, ये तीन टाइप हो गए। अब इसके बाद में देखें इसमें पीरियोडिसिटी जो है वो कैसे आती है। तो पहले बात करते हैं चेंज जो आता है किसमें, एक पीरियड में। एक पीरियड में एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, ध्यान रखें ये डिक्रीज या डिक्रीजेज इन ए पीरियड। ENC इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। कारण यही रहेगा। देखें कैसे, जैसे जैसे हम एक पीरियड में आगे की ओर जाते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और मेन चीज आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, then the attraction between a outermost cell and a nucleus is also increases. So the outermost cell जो है वो pulls toward the nucleus, वो थोड़ा सा क्या होता है न्यूक्लियस की ओर खिंच जाता है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की ओर खिंचता है तो वैसे वैसे इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता जाएगा। इस तरह से ये पास आता जाएगा, तो ये इसका कारण हो गया। तो व्हेन वी मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड देन द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेज बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इन आउटरमोस्ट सेल increases, so the attraction force between them also increases and outermost cell moves toward the nucleus, so the atomic radius decreases। और उसके बाद में बात करते हैं एक ग्रुप में यदि हम देखें तो एक ग्रुप में when we move from top to bottom in a group then the value of a atomic radius is increases, ये increase होती है। अब इसका कारण जो है उसको देखें, जैसे जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं आउटर मोस्ट सेल जो है वो बढ़ता जा रहा है, या एक नया सेल ऐड होता जा रहा है, और एक नया सेल ऐड होने के कारण से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज, ये इंक्रीजेस होती जा रही है, दूरी जो है वो बढ़ती जा रही है, और दूरी बढ़ने का मतलब सीधा सा ही क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो आउटर मोस्ट सेल इससे दूर होता जा रहा है, यानी रेडियस जो है वो भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब इस बेसिस पर देखें तो कई अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसके लिए आप ध्यान में रखोगे क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में दे दिए जाते हैं, जैसे मान लें यूँ दे दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व करो तो उसको आप ध्यान में रखें, आपको पीरियडिक टेबल अवेलेबल करवा दी गई है, उसमें पीरियड नंबर सेकेंड और पीरियड नंबर थर्ड जो है उसके जो एलिमेंट है उनको रट के याद कर लें। वैसे आपको बताया था 1 से 20 तक के एलिमेंट जो है उनको क्रम से याद रखें, सीरियल वाइज याद रखें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। 1 से 20 तक के यदि आपको याद है तो सीधा सा है नंबर 3 to 10 इंक्लूड्स इन सेकेंड पीरियड एंड नंबर 11 to 18 इंक्लूड्स इन पीरियड नंबर थर्ड। ठीक है, ये जैसे सेकेंड पीरियड है इसमें नंबर 3, 4, 5 ये एलिमेंट आ रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनको इस तरह से लिख के याद कर लें। और एक ग्रुप के बेसिस पर यदि पूछा जाता है तो ग्रुप जो है उनमें आप रट के याद कर लें, ग्रुप नंबर फर्स्ट, सेकेंड, 17th एंड 18th इनको याद कर लेना, ज्यादातर इन्हीं में से आता है। जैसे देखें हाइड्रोजन पहला ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, इस तरह से इनको याद कर लेना। दूसरा जो ग्रुप आता है उसमें मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरह के ये एलिमेंट जो हैं वो उसमें आते हैं। 17th ग्रुप जो है उसमें जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह के एलिमेंट आते हैं। या 18th ग्रुप है उसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इनको आपको रट के याद करना होगा, उनको आप याद कर लें। अब जैसे क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, जैसे मान लें ये दिया हुआ आ गया कि कुछ 4 एलिमेंट जो है वो हमारे पास दे रखे हैं, ऑक्सीजन दे दिया, बेरिलियम दे दिया, फ्लोरीन दे दिया, कार्बन दे दिया, बोरॉन दे दिया, ठीक है, ये 5 एलिमेंट दिए हैं। इनको अरेंज करना है हमें एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग। तो कैसे, उसके लिए आप ध्यान में रखें जो भी एलिमेंट दिए हुए मिलेंगे ना वो निश्चित रूप से या तो एक पीरियड के होंगे या फिर एक ग्रुप के होंगे। तो यदि आपको, और उसमें भी बताया देखा जाए तो इन्हीं में से आते हैं, 10th तक की बात कर रहे हैं हम, 10th लेवल तक ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम देखें तो इनका जो अरेंज है वो देख लें। पहले इनकी ये आइडेंटिफाई करें कि ये किसी एक ग्रुप के हैं या फिर एक पीरियड के हैं। तो जैसे हमें याद है वो चीज़, तो उसके बेसिस पर हमें यह पता लग गया कि ये ग्रुप के हैं और वो भी कौन से के, सेकेंड ग्रुप के। तो दीज गिवन एलिमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ ए पीरियड सेकेंड, ठीक है, और द ऑर्डर ऑफ ए दीज एलिमेंट्स इन ग्रुप सेकेंड एज फॉलोज, इस तरह से है, इसके अकॉर्डिंग आप इनको नोट कर लोगे। जैसे सबसे पहले आता है इसमें 5 में से बेरिलियम सबसे पहले आ रहा है, फिर नंबर 2 पे आता है बोरॉन, फिर उसके बाद में आता है कार्बन, फिर उसके बाद में आता है ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद में आता है फ्लोरीन, ये आ गया। और अब उसके बाद में लास्ट में ये लाइन लिखोगे, द वैल्यू ऑफ ए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज in a period, so the arrangement या order according to the atomic size of these elements as follows, और ये डिक्रीज होता जाएगा, तो इस तरह से इसको शो कर दें। ये इनका अरेंजमेंट जो आ गया, ये उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या फिर जैसे इसमें से दे दिया, इनमें यूं दे दिया कि रुबिडियम दे रखा है, सोडियम दे रखा है, लिथियम दे रखा है, पोटेशियम दे रखा है, इनका अरेंजमेंट शो करना है। तो ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये ग्रुप के हैं या फिर पीरियड के हैं। तो ये एक ग्रुप के हैं, तो दीज गिवन एलिमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप फर्स्ट इन ए पीरियोडिक टेबल and the serial arrangement of these elements as follows, उसको आप लिख दोगे लिथियम के बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। और द वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस से इंक्रीजेज इन ए ग्रुप, शो द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग एज फॉलोज, ठीक है, और उसको आप बढ़ते हुए क्रम में शो कर दोगे, यानी इससे ये ज़्यादा एटॉमिक रेडियस हो गई, ये इस तरह से इनका आंसर देना है। तो 2 प्रॉपर्टीज ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज जो है वो हमने पढ़ी, और उसके बेसिस पर सीधे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन घुमा के बना के पूछे जाते हैं उनका आंसर कैसे देना है वो हमने यहाँ पर देखा। इसी तरह से ENC के अकॉर्डिंग आए तो वो भी बता दें, जैसे इनको अरेंज करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर, तो उसमें वही बताओगे, दीज एलिमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप फर्स्ट एंड द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स एज फॉलोज, एंड वैल्यू ऑफ ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेज इन ए ग्रुप, शो द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द ENC एज फॉलोज, डिक्रीजेज, ये निशान आ जाए, इस तरह से दे दें। तो जो भी प्रॉपर्टी आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कैसे करना है वो चीज़ आ जाएगी, और वो प्रॉपर्टी है क्या, उसके बाद में वो एक पीरियड और एक ग्रुप में वो कैसे चेंज होते हैं वो यहाँ पर हमने पढ़ा। उसके बाद में कुछ अदर प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।